Hello everyone, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 27th July 2021 and we are going to discuss the important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. आज वीडियो चालू करने से पहले हम आज उन सैनिकों को एक श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने अपने अदम्य साहस का और अदम्य शौर्य का परिचय दिया था कारगिल के युद्ध में। और इस कारगिल विजय दिवस पर एक छोटी सी श्रद्धांजलि जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया था इस मातृभूमि को बचाने के लिए। ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां जिनको तुमने अपने लहू से सींचकर तिरंगे की आन बान और शान को रोशन कर दिया। सन 1999 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के अपने सैनिकों को एलओसी पार कर भारत की सीमा के अंदर भेज दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल का प्लान सीधा और साफ था। सर्दियों की चरम पर प्रशिक्षित कमांडोज को जिहादी जामा उड़ाकर भारत की सरहद के पार भेजना, वहां पोस्ट और बंकर पर कब्जा करके कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती कड़ी को तोड़ना। द्रास सेक्टर की मुश्को घाटी, मारपुला रिज लाइन, कारगिल के आसपास काक्सर, बटालिक सेक्टर, चोर बाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक पर पाकिस्तानी फौज ने धोखे से अपना कब्जा जमा लिया था। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। कुछ दिनों के बाद उनका क्षत विक्षत शव पाकिस्तानी सेना ने हमें सौंपा। जिस निर्दयता से उन्हें मारा गया था प्रशिक्षित पाकिस्तानी फौजियों की ही कुचेष्टा थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना में विश्वास रखते थे, पर पाकिस्तान के इस छुपकर हमला करने की साजिश से वो अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उन्होंने देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया। तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की जंग अपने आप में सैनिक रणनीति और साहस का एक उदाहरण है। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। थल सेना दुश्मन को खदेड़ रही थी, अब आसमान से आग बरसाने की पारी थी। वर्तमान वायुसेना प्रमुख विंग कमांडर बीएस धनोआ कारगिल युद्ध के दौरान फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग अफसर थे। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, के नचिकेता और स्क्वाड्रन लीडर रघुनाथ नाम्बियार जैसे दिलेर फाइटर पायलट भी कारगिल के हवाई हमलों में नायक के तौर पर उभरे। नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। इसी दौरान भारतीय नौसेना भी सक्रिय हो उठी। वाइस एडमिरल माधवेंद्र सिंह की अगुवाई में पूर्वी और पश्चिमी बेड़े एकत्रित हुए और तुरंत उत्तरी अरब सागर से कराची बंदरगाह की घेराबंदी कर दी गई। भारतीय नौसेना के इस मिशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। इतिहास बदलने जा रहा था। वंदे
सबक सिखाया है। मातरम, वंदे मातरम। CEO Kunal Joshi on the radio said, after another bunker was captured, my company's success की नलवाज ये दिल मांगे मोर। चाहे आंधी चले तूफान उठे बढ़ता ही रहे तू रुके नहीं, जब तक है फलक जब तक है जमी मेरा दिल ये कहे कभी झुके नहीं। बस यूं ही लहराए तिरंगा, बस यूं ही लहराए तिरंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। कारगिल का ये युद्ध भले ही उच्च अधिकारियों की विस्तृत प्लानिंग और रणनीति के अनुसार लड़ा गया हो, लेकिन इसे जीतने वाले औसत 20 से 25 साल की उम्र के वो नौजवान सैनिक ही थे जो शेरों की तरह दुश्मन पे टूट पड़े। ये वो बेटे थे जिन्हें अपनी मां के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से कहीं ज्यादा थी। पूरे विश्व पटल पर भारतीय विजय का डंका बजने लगा। आज हमारा भारत विश्व में एक नई शक्ति बन के उभर रहा है। कारगिल की ये विजय उस नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बही खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचा है। वही खून प्रेरणा देता है, बढ़ो आगे, मत रुको, पूरी शक्ति सहित निर्भयता से हर असंभव पहाड़ इसी तरह जीत लो। सीने में जो भारत भूमि के प्रति प्रेम है वो पूर्ण प्रज्वलित हो। जब संपूर्ण विश्व के शीर्ष शिखर पर भारत का ध्वज फहराएगा, तब मेरे देशवासियों हर दिन विजय दिवस कहलाएगा। मां भारती के लिए बलिदान देने वालों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक उन्हें समर्पित है। देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए भी तो देश के लिए, मरे तो भी देश के लिए, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके, ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपसे आह्वान करता हूं। आइए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम। आगे बढ़ते हैं। आज हमारा पहला न्यूज है इंडिया 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो रमप्पा टेम्पल को दिया गया है। रिसेंटली न्यूज ये है कि रुद्रेश्वरा टेम्पल, इनको रमप्पा टेम्पल बोला जाता है एट मुलुगु डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में पड़ता है। इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको जगह दिया गया है। Ramappa temple was proposed by the government as its only nominations for the UNESCO World Heritage Site tag for the year 2019। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस रमप्पा टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भेजा था 2019 के लिए, और इसको ऐड कर लिया गया है।
तो थोड़ा समझते हैं इस रमप्पा टेम्पल के बारे में। अगर रमप्पा टेम्पल के बारे में बोला जाए तो इसको रुद्रेश्वरा टेम्पल भी बोला जाता है। एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1213 AD ड्यूरिंग द रेन ऑफ काकतीय एम्पायर। ये काकतीय एम्पायर के टाइम में बनाया गया था बाई रचेरला रुद्र, ए जनरल ऑफ काकतीय किंग गणपति देवा। तो गणपति देवा के जो जनरल थे उनका, जिनका नाम था रुचेरला रुद्र, उन्होंने इस रमप्पा टेम्पल को बनाया था। एंड द प्रिसाइडिंग डिटी हियर इज रामालिंगेश्वरा स्वामी। It is also known as Ramappa Temple after the sculptors who executed the work in the temple for 40 years. तो ये जो टेम्पल का जो नाम, इस मंदिर का जो नाम दिया गया है, उनके स्कल्पचर्स के नाम पर है। एंड इस टेम्पल की खासियत ये है कि द टेम्पल स्टैंड्स ऑन ए 6 feet हाई स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म विथ वॉल्स, पिलर्स एंड सीलिंग adorned with intricate carving that attest to the unique style of काकतीय sculptures. तो ये जो मंदिर है ये काकतीय स्कल्पचर्स की एक यूनिक स्टाइल्स है और जिसको इस स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में लगाया गया है। ये जो मंदिर बनाया गया है ये सैंडबॉक्स टेक्निक से फाउंडेशन इसकी बनाई गई थी। हम थोड़ी देर में समझेंगे कि ये सैंडबॉक्स टेक्निक होता क्या है। नॉर्मली ये सैंडबॉक्स टेक्निक वह टेक्निक होती है जिसमें किसी भी स्ट्रक्चर को अर्थक्वेक प्रूफ किया जाता है। द फ्लोरिंग इज ग्रेनाइट एंड द पिलर आर बेसाल्ट. The lower part of the temple is red sandstones, while the white gopuram is built with light bricks that reportedly floats on the water. An inscription dates the temple of 1135 Samvatsaka on the 8th day of Magha, means 12th January 1214. ये टाइम पीरियड है जब ये बनाया गया था। एंड द डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ काकतीय फॉर द गेटवेज टू टेम्पल कॉम्प्लेक्स यूनिक ओनली टू दिस रीजन कंफर्म्स द हाईली इवॉल्व प्रोपोर्शनेट ऑफ एस्थेटिक्स इन टेम्पल एंड टाउन गेटवेज इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में ये जो रामप्पा टेम्पल है ये एक यूनिक टेम्पल है और ये शो करता है काकतीय स्टाइल्स को। दूसरा, मर्चेंट यूरोपियंस एंड ट्रेवलर्स वेर mesmerized by the beauty of the temple, and one such traveler has remarked that the temple was the brightest star in the galaxy of medieval temple of the Deccan. तो कहा यह जाता है कि ये जो मंदिर था ये डेक्कन का एक ब्राइटेस्ट स्टार है जो इस मेडिवल टाइम्स में जो टेम्पल बनाए गए थे इस डेक्कन रीजन में उसमें सबसे चमकता सितारा है। इसकी स्टाइल या इसका आर्किटेक्चर इतना यूनिक था। आगे समझा जाए तो सैंडबॉक्स टेक्निक बेसिकली ये एक तरह का टेक्निक होता है जहां पर एक रीजन बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर्स के बीच में सैंड को रखा जाता है और उसके ऊपर में इस स्ट्रक्चर्स को डिजाइन किया जाता है ताकि अगर कुछ अर्थक्वेक वगैरह कुछ आता है तो सैंड के जो लूज स्ट्रक्चर होता है उससे वो अर्थक्वेक स्लो डाउन हो जाए, उसके फ्रीक्वेंसी स्लो डाउन हो जाए और इस टेम्पल के स्ट्रक्चर को किसी भी तरह का खतरा या नुकसान ना हो। The temple unique filled the technique involved filling the pits dug out for layering the foundation with a mixture of sand, lime, jaggery for binding and karakya black myrobalan fruits होता है before the buildings were constructed on this sandbox. The sandbox is the foundation act as a cushion in the case of earthquake. तो एक तरह से जो ये सैंडबॉक्स होता है ये कुशन की तरह काम करता है एंड मोस्ट ऑफ द वाइब्रेशन कॉज्ड बाय अर्थक्वेक लूज देयर स्ट्रेंथ व्हाइल पासिंग थ्रू द सैंड बाय द टाइम दे रीच द एक्चुअल फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के एक्चुअल फाउंडेशन तक पहुंचते पहुंचते वो अर्थक्वेक का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो थोड़ी बहुत खत्म हो जाती है जिससे मेन टेम्पल स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये एक तरह का अर्थक्वेक प्रूफ टेक्निक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रामप्पा टेम्पल। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट्स। रिसेंटली उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कि इट विल इनिशिएट वैल्यूएशन ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। तो उनके जो नेचुरल वहाँ के जो उत्तराखंड के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट से मेजर किया जाएगा। अब ये है क्या? एक्चुअली इट इज अलोंग द लाइन्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड GDP gives the economic output from the consumer sides and it is the sum of private consumption, gross investment in the economy, government investment, government spending and net foreign trade, the difference between exports and import। अगर देखा जाए तो GDP का मतलब ये होता है। जबकि ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वायरमेंट प्रोडक्ट्स वह होता है इट वाज एस्टैब्लिश इन 1997। इसको 1997 में बनाया गया था बाय इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट लाइक रॉबर्ट
Costanza at the global level. And basically GEP is an assessment system to measure ecological status. ये ecological status को measure करता है, मीन्स एक एरिया में या एक पर्टिकुलर रीजन में जो इकोलॉजी है वो कितना चीजें या कितना प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करती है. It is considered as the product and services value that the ecosystem provides for the human welfare. तो human welfare के लिए ecosystem, उस region का ecosystem कितना चीज provide कर रहा, and economic and social sustainable development, including provisioning, regulating and cultural ecosystem services. तो ये सारा कुछ इसके अंदर में include होता है GEP के अंदर में. अगर देखा जाए तो ओवरऑल जीईपी अकाउंट्स फॉर द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द इकोसिस्टम इन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रीन जीडीपी. ये ग्रीन जीडीपी का भी कंपोनेंट्स होता है, ये जो समझा जाए जीईपी के बारे में. ग्रीन जीडीपी जैसे आप लोगों को मालूम होगा इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स टेकन इनटू कंसिडरेशन अलोंग विद द स्टैंडर्ड जीडीपी ऑफ ए कंट्री. It factors biodiversity losses and cost attributed to climate change. तो climate change के अंदर में जो भी चीजें लगते हैं, जो लग रहा है उसको भी अकाउंट करता है. And the term ecosystem services, which coined in 1981 to attract academic towards these aspects, and its definition is still in the process of evolution. तो अभी भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ecosystem services का भी definition अभी भी evolve हो रहा है. Ecosystem that can be measured include natural ecosystems such as forest, grassland, wetlands, deserts, freshwater, and oceans, and artificial systems that are based on natural process like farmland, pastures, aquaculture, farm, and urban greenlands. तो ये कुछ components आते हैं GEP के अंदर में. आगे अगर देखा जाए तो इसकी जरूरत क्यों है, वाई उत्तराखंड इज काउंटिंग दिस जीईपी. तो बेसिकली देखा जाए तो उत्तराखंड थ्रू इट्स बायोडाइवर्सिटी गिव्स सर्विसेज टू द ट्यून ऑफ लगभग 95,112 करोड़ पर ईयर टू द नेशंस, एंड द स्टेट हैज ओवर 71% एरिया अंडर फॉरेस्ट. It is also home to the Himalayas and also is the origin point of rivers like Ganga, Yamuna and Shahadra, as well as home to wildlife reserves like Corbett and Rayaji tiger reserves. जैसे अब देखिए कि कंट्री के डेवलपमेंट में उत्तराखंड का बहुत बड़ा रोल होता है इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड उत्तराखंड इज ए स्टेट विच प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ इन्वायरमेंटल सर्विस एंड इन कंटिन्यूटी एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज अ नेचुरल डिग्रेडेशन इन दोस सर्विसेज. तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके चलते जीईपी उत्तराखंड की गवर्नमेंट मेजर कर रही है. कुछ ग्लोबल ग्रॉस इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स कुछ कंट्रीज का है, जैसे कि कंट्रीज विथ जीईपी वैल्यू बिलो $1 ट्रिलियन दैट इज जापान, यूके, पपुआ न्यू गिनी, म्यांमार एंड पाकिस्तान. 0.6 से लेकर 0.75 अगर देखा जाए तो टर्की, स्वीडन, चिली. तो ये कुछ कंट्रीज हैं अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज ऑफ ग्रॉस इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स. ये उनका कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. अच्छा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जीईपी. बेसिकली अगर देखा जाए तो वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज इज अबाउट ट्वाइस एज मच एज द ग्लोबल जीडीपी. Therefore, it would help in conservation of the environment and also help save us from the effect of climate change. तो climate change से हमें ये बचा सकता है. Issues क्या है? The decisions appears to be a welcome step, but going ahead with the jargon raises serious doubts on the intent of the government. It may confuse policymakers and negate the past efforts. दूसरा, द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीईपी इज नॉट ट्रांसपेरेंट. ये ट्रांसपेरेंट नहीं है जिसके चलते इशू हो सकता है. एंड इज इट ए प्रोसेस ऑफ सिंपल वैल्यूएशन ऑफ ए स्टेटेड इकोलॉजिकल वेल्थ और टू एसेस व्हाट पार्ट ऑफ जीडीपी इट कंट्रीब्यूट्स. तो इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि कितना जो इकोलॉजिकल वेल्थ है या कितना पार्ट ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसमें भी थोड़ी इशू हो सकती है. And is it an attempt to claim a budget from the center against ecosystem services the state provides to the rest of the country and or a process of providing benefits to its own resident? तो इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि आखिर कौन सा मेजर किया जाए. तो जब तक इसका एक क्लियर कट डेफिनेशन नहीं होता तब तक थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है. दूसरा, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए. तो instead of introducing a well-defined concept of ecosystem services, planting a new term with no clear-cut narratives invites serious doubts on the intention of the government. दूसरा, so it is important that the state should be steady in approach, focusing on ecosystem services which has global acceptance and a strong knowledge base. तो ecosystem services के ऊपर में ज्यादा ध्यान देना चाहिए compared to how much amount the ecosystem used to provide in our economic system. So ये कुछ पॉइंट्स हैं. चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं. हमारा अगला न्यूज है आर्मेक्स 21 से रिलेटेड.
Recently, Union Defense Minister has flagged in the Indian Army skiing expeditions in New Delhi to promote the adventure activity, and the expedition was flagged off at Karakoram Pass in Ladakh. रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने आर्मेक्स 21 एक्सपीडिशन चालू किया है न्यू दिल्ली से, और ये प्रमोट कर रहा है मींस एडवेंचर एक्टिविटीज इन द काराकोरम पास इन लद्दाख। जैसे आपको मालूम होगा, काराकोरम पास नॉर्मली चाइना और इंडिया के बॉर्डर के पास है, और अभी चाइना से हमारी कन्फ्लिक्ट चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक्सरसाइज जो है आमतौर पे हमारे आर्मी के प्रिपेयर्डनेस को देखने के लिए भी हो सकता है। काराकोरम पास के बारे में समझा जाए तो काराकोरम पास इज अ माउंटेन पास रेंजेस बिटवीन India and China in the Karakoram range, and the mountain pass is located on the boundary between the Indian Union territories of Ladakh and Xinjiang Autonomous Region of China, and connects Leh with Yarkand. दूसरा, the pass has no vegetation nor snow because of the high speed wind which constantly blows in the region. Animal life is also non-existent in the area. However, temperature as low and blizzards are common. तो ये कुछ इस एरिया के ज्योग्राफिकल कंडीशंस। चलिए अपने अगली न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल पास किया है, एंड न्यूज ये है कि रिसेंटली द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द इसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021 इन लोकसभा, एंड इट एम्स टू प्रिवेंट द स्टाफ एट द गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज फ्रॉम गोइंग ऑन ए स्ट्राइक। तो रिसेंटली जो इसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया है, ये बिल प्रोहिबिट करता है किसी भी तरह के स्ट्राइक को जहां स्ट्राइक इन द गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। तो अब आमतौर पे ये होगा कि गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किसी भी तरह का स्ट्राइक का परमिशन नहीं होगा, और द पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ दिस थिंग्स या आर्म्ड फोर्सेस के कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह के प्रोडक्शंस में अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व है तो दे कैन डू स्ट्राइक। बिल के बारे में समझा जाए, इट इज मेंट टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज सो एज टू सिक्योर द सिक्योरिटी ऑफ नेशंस एंड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पब्लिक एट लार्ज एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद द इंसिडेंशियल देयर टू। दूसरा, द बिल इंपावर्स द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर सर्विसेज मेंशन्ड इन इट्स एज ए एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज। कोई भी सर्विसेज को अगर गवर्नमेंट को लगता है उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एसेंशियल सर्विसेज में, तो उसको एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज में लाया जा सकता है। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स इन एनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट और यूनिट इंगेज्ड इन एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज। तो किसी भी तरह का यूनिट और कोई भी अगर एरिया, कोई भी प्रोडक्शंस अगर गवर्नमेंट को लगता है, कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स जिसको गवर्नमेंट उसको एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज में इंट्रोड्यूस किया कर सकती है, जिससे उसके प्रोडक्शंस या फॉर्मेशंस में या उसके वर्किंग में कोई किसी भी तरह का स्टॉपेज या ब्लॉकेज ना हो स्ट्राइक के चलते। दूसरा, राइट टू स्ट्राइक अगर देखा जाए तो हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 से आता है, एंड राइट टू स्ट्राइक इज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन फ्रीडम्स एज फंडामेंटल राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, assemble peacefully without arms, form association or union, move freely throughout the territory of India, resides and settle in any part of the territory, practice and profession or to carry out on any occupation, trade or businesses। ये कुछ चीजें हैं। However, strike is not expressly recognized in the Constitution of India. The Supreme Court settled the case of the Kameswar Prasad versus the State of Bihar 1958 by stating that strike is not a fundamental right and government employees have no legal or moral rights to go on strike। देखिए, आमतौर पे कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली तो नहीं लिखता है हमारे यहाँ की स्ट्राइक अलाउ है, बट ये जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 से इसको लिया जाता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट थी कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1958, उसमें बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि किसी भी तरह का जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स इस तरह की चीज़ें लीगल और मोरल सर्विसेज में उनको मतलब लीगल और मोरल राइट के तहत उन्हें किसी भी तरह के स्ट्राइक में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, जहां पर डिफेंस और उस चीज़ की उस तरह की चीज़ों में जो पर्सन्स इन्वॉल्व है। तो इंडिया रिकॉग्नाइज स्ट्राइक एज ए स्टैट्यूटरी राइट्स अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। तो राइट टू स्ट्राइक एक तरह से इंडिया में स्टैट्यूटरी राइट्स है रादर देन ए फंडामेंटल राइट्स। तो ये कुछ चीजें हैं। हालांकि गवर्नमेंट की ये जो स्टेप्स है वेलकम स्टेप है टू दोज एरियाज जहां पर इसेंशियल सर्विसेज या इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज है, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा से बड़ा और कुछ चीज नहीं हो सकता है।
चलिए अपने अगले न्यूज़ पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज़ है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड। रिसेंटली आप लोगों को मालूम होगा कि पेगासस से रिलेटेड कुछ इश्यूज हुए थे और हमारे जो अपोजिशंस जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कहीं ना कहीं हंगामा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये पेगासस को यूज़ किया था। उसके मद्देनजर इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें पीएम और हमारे एनएसए के संग और भी कुछ पर्सनल्स इन्वॉल्व होते हैं, उन्होंने आमतौर पे उनका जो एक्सपेंडिचर है वो कहीं ना कहीं 10 फोल्ड इंक्रीज हुआ है। न्यूज ये है कि amid the Pegasus controversy, it was reported that the Union government expenditure on the National Security Council Secretariat increased tenfold in 2017-18 to 333 crores from 33 crores in 2016-17। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में हमारा जो बजट है वो लगभग 10 गुना बढ़ गया है कंपेयर टू 2016-17 टू 2017 एंड 18। सो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे कंट्रीज की सिचुएशन है और जियोपॉलिटिकल जो कंडीशंस है आज पूरे दुनिया में, तो उसके लिए ये जो अमाउंट इंक्रीज हुई है इट कैन बी जस्टिफाइड। तो थोड़ा समझा जाए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज ये एक तरह का 3-tiered ऑर्गेनाइजेशन है दैट ओवरसीज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनर्जी एंड सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ द स्ट्रेटेजिक कंसर्न। तो जो भी हमारे स्ट्रेटेजिक कंसर्न से रिलेटेड जो चीजें हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे एनर्जी हो, एंड सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ द स्ट्रेटेजिक कंसर्न, उसको ये हैंडल करता है या देखता है। इसके जो आमतौर पे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर प्रिसाइड्स ओवर द एनएससी एंड इज आल्सो द प्राइमरी एडवाइजर्स टू द प्राइम मिनिस्टर्स। तो प्राइमरी एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर वो भी इस काउंसिल में इन्वॉल्व होते हैं। हमारे जो करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो अजीत डोभाल जी है और वो इस काउंसिल को हेड करते हैं। इसका फॉर्मेशन 1999 में हुआ था। ऑब्वियस सी बात है, कारगिल के टाइम वेयर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आर डेलिब्रेटेड अपॉन। ये 3-tier स्ट्रक्चर है। एनएससी कंप्राइज 3-tier स्ट्रक्चर जिसमें स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप एसपीजी होता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड एनएसएबी एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। SPG chaired by the cabinet secretary is the principal forum for interministerial coordination and integration of the relevant inputs। तो SPG आमतौर पे मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पे एक तरह का एक ऐसा ग्रुप होता है जो इंटरमिनिस्ट्रियल जो कोऑर्डिनेशंस करने के लिए जो होता है वो SPG कंट्रोल करता है। NSAB undertakes long term analysis and provides perspective on issues of national security। तो NSAB नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर में वो अपना एनालिसिस देता है। इसको देखा जाए तो पीएम हेड होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद CSS होता है जिसमें होम डिफेंस फाइनेंस एंड MEE होता है और उसके नीचे होते हैं पीएम के डायरेक्टली वो NSA होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और वाइस चेयरमैन बेसिकली नीति आयोग के भी हो सकते हैं। चेयरमैन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप के होते हैं NSA डोभाल और उनके अंदर में ये कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं और उसके अंदर में डेप्यूटी NSA SA और डेप्यूटी NSA टेक एंड इंटेल होते हैं और ये कुछ मिलिट्री एडवाइजर्स। तो ये कुछ फॉर्मेशंस होता है इंडियंस रिवैम्प्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का। आगे अगर देखा जाए तो फंक्शंस क्या करता है, इट ऑपरेट्स विद इन द एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑफिस। ये PMO कंट्रोल करता है, लाइजनिंग बिटवीन द गवर्नमेंट्स एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड द इंटेलिजेंस सर्विसेज, एडवाइजिंग लीडरशिप ऑन द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर में। इसके जो मेंबर्स बेसिकली द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड फाइनेंस आर इट्स मेंबर। तो ये कुछ पर्सन्स होते हैं जो मिनिस्ट्रियल लेवल पे जो इसके मेंबर होते हैं। सो ये कुछ इश्यूज है, ये कुछ कंसर्न है। सो दैट इज ऑल अबाउट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं DNA के एक अलग सेगमेंट में। तब तक के लिए शुक्रिया।